वेलकम बैक टू द निफ्टी मैटर्स। पार्ट 1 में हमने ये इस्टेब्लिश किया कि मिड कैप्स इन्वेस्टमेंट का स्वीट स्पॉट है जो मैसिव रिटर्न्स देते हैं, लेकिन 5 से 7 साल का टाइम होराइजन चाहिए। अब हम स्टॉक को स्क्रीन करने की जगह ट्रूली के लिए स्टॉक का डिसेक्शन करेंगे। ये फर्क है बेस्ट कंपनी ढूंढने में और मल्टीबैगर विनर ढूंढने में। हम देख रहे हैं क्रूशल पिलर्स जैसे कि मैनेजमेंट क्वालिटी, लीगल रेड फ्लैग्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और हाई ग्रोथ सेक्टर्स जिनमें बड़े रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। आपके पास एक बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन खराब मैनेजमेंट से सब कुछ डूब सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा सिग्नल है, मतलब ये भविष्य में बढ़िया परफॉर्मेंस का एक बहुत अच्छा सूचक है। मैनेजमेंट टीम को एनालाइज करते हुए 2 सवाल पूछें। पहला, ट्रैक रिकॉर्ड और विजन। क्या उनके पास एक्सपीरियंस है? क्या उन्होंने पिछली कंपनियों को सफलता से बढ़ाया है? देखें कि उनकी लीडरशिप कितनी अनुभवी और विश्वसनीय है। दूसरा है कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन। वो कंपनी का पैसा कैसे खर्च करते हैं? क्या एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक और वैल्यू एडिंग है या सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक और डिस्ट्रक्टिव? खराब कैपिटल डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। वेटरन इन्वेस्टर्स जैसे सौरभ मुखर्जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर बार बार जोर देते हैं कि वो नॉन नेगोशिएबल हैं। इन डेडली साइंस को देखिए जो आपको दौड़ने पर मजबूर कर देंगे। अगर प्रमोटर्स लोन लेने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं, तो इससे प्रमोटर्स के फाइनेंशियल स्ट्रेस और रिस्क का पता चलता है। ऐसे स्टॉक से दूर रहें। फ्रीक्वेंट ऑडिटर चेंजेस। ऑडिटर्स को बार बार बदलने से क्या पता चलता है कि हो सकता है कि कुछ इश्यूज हों, कुछ गड़बड़ी है जिनको छुपाने की कोशिश हो रही है, या फिर बुक्स को सही नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए बार बार ऑडिटर भी चेंज हो सकते हैं। प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर इशुएंस। जब मैनेजमेंट सिर्फ अपनी को शेयर्स इशू कर देती है, बाकी शेयर होल्डर्स को इक्वल राइट्स नहीं देती, तो ये एक गवर्नेंस रेड फ्लैग होता है। गवर्नेंस फेलियर्स में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो इनकी वजह से लॉसेस होते हैं वो हमेशा कैटास्ट्रॉफिक और अनरिकवरेबल होते हैं। एक अच्छी कंपनी को खराब कीमत पर खरीदना एक खराब निवेश है। हम गार्प फिलॉसफी का अनुसरण करते हैं, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। अभी के लिए मिड कैप सेगमेंट में थोड़ी सावधानी जरूरी है। अक्टूबर 2025 तक देखा जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स एक उच्च पीई रेशियो यानी 37 पे ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी 50 से काफ़ी ज़्यादा है, यानी 21.5 पे। इससे वैल्यूएशंस बढ़े हुए लगते हैं। हमेशा बफर के साथ अपेक्षा करें, ये मूल मंत्र है वैल्यू इन्वेस्टिंग का। अनुभवी मिड कैप इन्वेस्टर्स को 20 से 30% की सुरक्षा चाहिए होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रूप में। आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर एक स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपये है, तो आपको उसे 70 या 80 रुपये में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, 20 से 30% का डिस्काउंट पर। ये बफर आपको मार्केट के सरप्राइजेस या थोड़ी सी अनएक्यूरेट कैलकुलेशन से बचाता है। मिड कैप सेक्टर टेलविंड्स पर पूत होती हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स जिनसे भारी ग्रोथ मिलती है। 2025 से 2027 के लिए सोर्सेस कुछ खास सेक्टर्स की ओर इशारा करते हैं जिनमें एक्सप्लोजिव पोटेंशियल है। फर्स्ट, डिफेंस एंड एरोस्पेस, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। इंडिया के आत्मनिर्भर भारत पुश और इंक्रीज्ड डिफेंस स्पेंडिंग के कारण होगा। एक्सपेक्टेड CAGR 25 से 35%। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स और एक्सिस केड्स टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज ने 2025 में ईयर टू डेट रिटर्न्स में भारी रिटर्न दिए हैं। दूसरा, कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग। ये कंपनीज हमारी भारत सरकार के भारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चे से डायरेक्ट लाभ उठाती हैं, जैसे रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स। इसमें हमें 20 से 28% CAGR की उम्मीद है। तो तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ग्रीन ट्रांजिशन प्ले। ये गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स और टेक्नोलॉजी कॉस्ट्स के कारण ब्रेव हुआ है। इसका एक्सपेक्टेड CAGR यानी कैगर 18 से 25% है, जिसमें हमने काफ़ी सक्सेस देखी है। जैसे कि वारी एनर्जी ने अर्ली इन्वेस्टर्स को 20x रिटर्न दिया और मिड कैप से लार्ज कैप स्टेटस में ट्रांजिशन किया। फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि क्या खरीदना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस कि कब खरीदना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल महत्वपूर्ण है। जब कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर सपोर्ट पर आता है, यानी वहाँ जहाँ पहले भी बाइंग प्रेशर बढ़ता दर्शाया गया, तो वो एक आइडियल एंट्री हो सकता है। आप RSI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
RSI का 30 से कम वैल्यू बताते हैं कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, जो अच्छी एंट्री पॉइंट बन सकता है अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो हमारे लिए एक तरीका है, ईजीएस्ट सिंपल वाला SIP खरीदते रहो, वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते रहो बाय एवरेजिंग योर कॉस्ट ओवर टाइम। याद रखिए, मिड कैप इंडेक्सेस की SIPs में पॉजिटिव रिटर्न्स की गारंटी पाने के लिए आपको 8 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। डोंट जस्ट बाय एंड फॉरगेट, पर कामयाब मिड कैप इन्वेस्टिंग के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को मॉनिटर करें, अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाएं, प्रॉफिट मार्जिन्स के ट्रेंड पर नज़र रखें और कैश फ्लो जनरेशन को एक्सपेक्टेशन से मैच करें। अपने पोर्टफोलियो को हर साल रीबैलेंस करना। अगर आपके स्टॉक्स में से कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आप भार बढ़ा रहा है तो हमें उसको ट्रिम करके माइनस यानी कम भार वाले पोर्टफोलियो पोजीशंस में रीएलोकेट करना होगा, ताकि आपके लाभ के नियमित टारगेट रिस्क प्रोफाइल को मेंटेन कर सकें, जैसे कि 20 से 25% मिड कैप्स में रख सकें। इन समझदारी के साथ आप छोटी छोटी कमाई कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट एग्जिट रूल्स। जब किसी स्टॉक की वैल्यूएशन टारगेट तक पहुंच जाए, जैसे कि 50 से 100% लाभ, तब प्रॉफिट कम करना चाहिए। इसके उलट अगर फंडामेंटल्स हमेशा के लिए खराब हो गए तो स्टॉप लॉस यानी परचेज प्राइस से 15 से 20% नीचे तक सेट कर देना चाहिए। मेरी एनालिसिस के मुताबिक इंडिया के मिड कैप यूनिवर्स में वेल्थ क्रिएशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। HLE, ग्लासकोट और वारी एनर्जीज जैसी कंपनीज हमें ये दिखाती हैं कि आज के मिड कैप लीडर्स कल के लार्ज कैप जायंट्स होंगे। लेकिन सक्सेस के लिए सब्र, सख्ती और गवर्नेंस रेड फ्लैग से बचना बेहद ज़रूरी है। बीकन फ्रेमवर्क को फॉलो करें, क्वालिटी फिल्टर्स, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी और वैल्यूएशन डिसिप्लिन। अगर इस डीप डाइव से आपको समझ में आया कि मिड कैप वॉलेटिलिटी से कैसे निपटना है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो। और हाँ, द निफ्टी मैटर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। करंटली एलिवेटेड वैल्यूएशन है यानी PE 37, तो क्या आप मिड कैप्स में बाइंग स्टार्ट करने के लिए मार्केट करेक्शन का वेट कर रहे हैं, या फिर आप SIPs के थ्रू अभी से निवेश कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आपकी स्ट्रैटेजी है।